हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो अपन जो 2022 का सेकेंड पार्ट है प्रीलिम्स का उसको देखेंगे। सो आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर 3 वीक्स। अर्लियर आई थॉट इज़ कि हम 2013 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को लॉजिकल एनालिसिस से देखेंगे। सी दिस इनिशिएटिव इज़ नॉट अ रैंडम ट्रिकबाजी इनिशिएटिव, ठीक है। मैं आप लोगों को ट्रिकबाजी बता सकता हूँ, उससे मुझे व्यूज़ भी मिल जाएंगे, है ना, बट उससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको 25 मई को खुद ही समझ में आ जाएगी। रैंडम ट्रिक से प्रीलिम्स नहीं निकलता है। प्रीलिम्स हमेशा नॉलेज प्लस लॉजिकल रीजनिंग से किए हुए क्वेश्चन से निकलता है। रैंडमली आप ट्रिक लगाएंगे, देयर आर पीपल जो नेगेटिव में स्कोर करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, जो पहला स्टेटमेंट है, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड। सी, हम में से बहुत लोगों ने, लाइक 95% लोगों ने एच एन सान्याल का नाम भी पहले नहीं सुना होगा। एग्जामिनर ने इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। क्यों? क्योंकि दे ही नोज कि इस नाम को सुनते ही साथ विल पैनिक और हम अपना रिमेनिंग क्वेश्चन भी खराब कर लेंगे, है ना। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम पहला पार्ट देखते हैं किसी भी क्वेश्चन का विच हैपन्स टू बी टफ, उसको बिल्कुल भी हमको सीरियसली नहीं लेना है। हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को अपना फोकस बनाए रखना है, ठीक है। नाउ सी हियर, ये जो क्वेश्चन है आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। इट्स अ राइट स्टेटमेंट दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 129 और 215 में, है ना। नाउ जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पे भी आ जाता है जनरली उन स्टेटमेंट्स को ना गलत बोला जाता है। ये ट्रिक बताई जाती है कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको उसको गलत मानना है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसीलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड, ट्रिक को बहुत सीरियसली हर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, पुअर मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये स्टेटमेंट सही है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, अब जहाँ पे भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है ज़्यादातर वो कुछ स्टेटमेंट्स क्यों गलत होती है? सब आपको बोल तो देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत होता है, स्टेटमेंट्स गलत होती है, बट क्यों? रीज़न इज कि जो एग्जामिनर है ना, वो बेयर एक्ट से क्वेश्चन बना रहा है। वो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं बना रहा है, हम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, बट वो बेयर एक्ट से क्वेश्चन बना रहा है। सो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पे भी आता है हमेशा गलत नहीं होते हैं, बट मोस्टली गलत होते हैं। नाउ अगेन, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है? यहां पे दिया हुआ है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और यहां पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि ये एक्ट है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों डिफाइन करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतना डिटेल में दिया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की क्या जरूरत है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now, in India, Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. यार, एक्ट है, बता चुका है स्टेटमेंट, पार्लियामेंट ने ही पास किया होगा ना एक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ वी नो सेकंड इज राइट, फोर्थ इज राइट, बट हमको नहीं पता है कि एच एन सान्याल कमेटी कुछ थी कि नहीं थी, हमको नहीं पता है। अब यहाँ देखिए कौन सी स्टेटमेंट में 2-4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें ऑटोमेटिकली 1 दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज बी। नाउ ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन स्टेटमेंट्स का, जिन भी क्वेश्चंस में एग्जामिनर बट, नॉट, बट, एक्सक्लूडेड, उसका मतलब क्या होता है? एग्जामिनर इज रीअसर्टिंग यू
कि देखिए यहां तक तो मैंने स्टेटमेंट को सही बनाया है, बट एक्सक्लूडेड ये सब ऐड करके वो स्टेटमेंट को एक प्रिसाइज डेफिनेशन देने की कोशिश करता है और प्रिसीशन देने की कोशिश करता है। बट वहीं पे हमको ये समझना है कि सच स्टेटमेंट्स ऑफन गो रॉन्ग, ये स्टेटमेंट्स गलत होती हैं जहां पे भी बट नॉट, बट एक्सक्लूडेड ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates, this is wrong, but excluded, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. again ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी जब रहती हैं उनके पावर के बारे में जब भी बात होती है वो स्टेटमेंट्स ना बहुत जेनेरिक होती है और ज़्यादातर दिस स्टेटमेंट्स आर राइट। नाउ हमको ये समझना है कि जब ये क्वेश्चन आया था तो ये बोला गया था कि यार ये क्वेश्चन ना न्यू है, बट नहीं, ये क्वेश्चन जुडिशरी के माइक्रो थीम से आया हुआ है, बार काउंसिल से। इससे पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पे क्वेश्चन आया है, एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड पे क्वेश्चन आया है, डीपीएसपी के आर्टिकल रिलेटेड टू फ्री लीगल एड इस पे क्वेश्चन आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दिस इज फ्रॉम अ थीम, आपको इसी ऑर्डर पे एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का। जब आपको ये समझ में आने लग जाए ना कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट राइट, यू आर डूइंग द एनालिसिस राइट। ठीक है, 20 द आंसर। नाउ a bill amending the constitution require a prior recommendation of president of India। यार देखिए, एग्जामिनर ना हमको मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में n नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन पूछ चुका है पीवाईक्यूज में, n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी के कंपैरिजन को ड्रॉ किया गया है। अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगती है, मनी बिल पे लगती है। यहाँ पे यदि मनी बिल दिया होता तो सही होता। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत को, हमको कंपैरेटिव बेसिस पे पढ़ना है। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस, लोकसभा राज्यसभा के पावर का डिफरेंस, है ना, हमको पता रहना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन के बीच का डिफरेंस, हमको ये डिफरेंसेस याद रहने चाहिए, तभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स देख के एग्जामिनर अक्सर हमको कंफ्यूज करता है। ठीक है, नाउ when a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent। See, ये स्टेटमेंट तो सही है, इसको ऑब्लिगेटरी को एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना के गलत मत कर दीजिएगा। दिस स्टेटमेंट इज राइट। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये जो ऑब्लिगेटरी बनाया गया था ना एसेंट को, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बनाया गया था। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी थीम से इंस्पायर होके वो आपसे नेक्स्ट प्रीलिम्स में ये पूछेगा कि ये जो ऑब्लिगेशन था प्रेसिडेंट पे एसेंट देने का, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। सो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये पीवाईक्यूज में आया भी है। आई थिंक 1997 के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था। अब द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 50% ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यही होती है। एंड नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इज रिक्वायर्ड। देखिए अगेन, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों में जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। आंसर इज 2 and 3। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नाउ आपको क्या बताना है? विच बिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको मुझे बताना है। और विच बिल्स हैव टू बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट एसेंट बाय द गवर्नर, ये बहुत हॉट टॉपिक है इस साल के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के अक्सर इस साल ऐसे बिल्स आए हैं जिनको गवर्नर ने प्रेसिडेंट को की एसेंट के लिए रिजर्व किया था। याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नाउ 14th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। अगेन क्लासिफाइज द मिनिस्टर, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, क्लासिफाइज आ गया। जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, मैंने बता दिया क्यों, वो बेयर एक्ट वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बट यदि आपसे नेक्स्ट ईयर ये पूछता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस
द वर्ड कैबिनेट, क्या स्टेटमेंट गलत होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। इट मेंशंस द वर्ड कैबिनेट। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द वर्ड मिनिस्टर, नो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन। तो कहाँ डिफाइंड है मिनिस्टर वर्ड? सैलरीज एंड अलाउंसेज एक्ट ऑफ 1952, याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसने डिफाइन कर रखा है वर्ड मिनिस्टर। नाउ द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। अगेन डाटा है बोल के इसको रॉन्ग मत कर दीजिएगा, दिस इज अ फेयरली राइट आंसर। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 15% की कैपिंग लगा दी गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, डाटा है बोल के इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, अपने को याद रखना है, ट्रिक लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? अगेन मैंने जो पहले बताया कंपैरिजन, लोकसभा राज्यसभा की पावर का कंपैरिजन। इससे पहले यहाँ क्या पूछा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स का डिफरेंस, ठीक है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नाउ इमरजेंसी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर रेटिफाई करते हैं विद इन 1 मंथ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लिमिट डाल दी गई थी 1 मंथ के अंडर, आपको वो करना है फॉर 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐसे डायरेक्ट जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके बेसिस पे ला सकते हैं? आर्टिकल 75 कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो उस बेसिस पे लोकसभा मिलके अकाउंटेबल ठहराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ला सकती है, ठीक है। इज इट डिफाइंड, इज इट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, इट कम्स फ्रॉम रूल नंबर 198 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, ठीक है। नाउ टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन नहीं, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर इम्पीच करते हैं। इसकी डिटेल्स कहाँ हैं? आर्टिकल 61 में दी हुई है। और ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन PYQ में 1996 और 2000 में आ चुका है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस थीम का, दीज थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन कैसे अलग अलग थीम्स पे बना हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो थीम एनालिसिस, ठीक है। यही आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है PYQs को। नाउ विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ है ना जो, दिस इज अ वेरी फेवरेट थीम ऑफ UPSC। ये जनरली GS2 मेंस में ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर्स में आता ही है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। नाउ यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको किसके बीच में कंफ्यूज किया है? नॉमिनेटेड, independent, only between these two difference, only between these two members के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है एग्जामिनर ने आपको, और यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा होता ये स्टेटमेंट सही हो जाता, या यहाँ पे कैन लिखा होता, कैन नॉट को कैन किया होता, एग्जामिनर ने कैन को कैन नॉट कर दिया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। अगेन टाइम फ्रेम स्पीकर डिसाइड करता है डिफेक्शन के केस को, और स्पीकर को कोई टाइम फ्रेम के अंडर नहीं रखा गया है। जैसे कि प्रेसिडेंट को बिल को एसेंट देने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसीलिए जब भी प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट नहीं देता उसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, है ना, यही बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बी इज द आंसर। यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू इज कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था ना, ये YB चौहान कमेटी के अंडर आया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे HN सान्याल पूछा है, अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये YB चौहान कब पूछ ले, सो रिमेंबर इट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया क्यों था? ये सेकेंड वाला,
देखिए स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र 2021 के अराउंड शिवसेना का जो स्प्लिट हुआ था उस पे स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र ने कोई डिसीजन लिया नहीं था, तो उसके डिले के कारण ये क्वेश्चन आया था। और दैट्स हाउ यूपीएससी इंटीग्रेट्स करंट विथ स्टैटिक। हम बल्कि मैगजीन्स पढ़ के इन्फॉर्मेशन रटने की कोशिश करते हैं और यूपीएससी बहुत सटल तरीके से करंट को ऐसे इंटीग्रेट कर देता है स्टैटिक में। इसीलिए व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि प्लीज़ फोकस ऑन कंसेप्ट्स रादर देन रोट लर्निंग। मेमोराइजेशन की तरफ जाने से अच्छा है उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगेन पीवाईक्यू थीम 2013 में अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता रहना चाहिए। नाउ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स। अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज द ओनली ऑफिसर इज राइट, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर इज रॉन्ग। यहाँ एग्जामिनर ने आपको दोनों को ऐड करके साथ में ओनली लिखा है। यदि यहाँ पे सिर्फ सॉलिसिटर जनरल रहता दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट स्टेटमेंट रहती है, बट क्योंकि उसने ओनली दो के बाद लिखा है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंडर ही कैन अटेंड मीटिंग, ही कैन एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज वेल, और बट ही डू नॉट हैव राइट टू वोट, है ना, उसको राइट टू वोट नहीं रहता, ये हमको पता है। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Now again, Attorney General of India एक constitutional office है आर्टिकल 76 के अंडर। Why he would resign to the government? गवर्नमेंट तो आज है कल नहीं है ना। That's why जो हाईएस्ट ऑफिसेज रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज रहते हैं, वो हमेशा प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। Highest constitutional offices are appointed as well as they submits their resignation to the president. तो this statement is also wrong. Answer would be D. But एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम अक्सर ये चीज़ रखते हैं कि स्पीकर रिजाइंस टू डिप्टी स्पीकर, है ना। हाँ, बट इसके पीछे का कंसेप्ट हमको नहीं पता होता है। देखिए स्पीकर है ना, वो पार्लियामेंट का हेड है, और प्रेसिडेंट है ना जो, वो एग्जीक्यूटिव का हेड है। सॉरी, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही इज नॉट द हेड, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट इज द स्पीकर, और प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, हेड है। और हमारे देश में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, इसीलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी भी एग्जीक्यूटिव के हेड को रिजाइन नहीं करेगा। उल्टा हो जाएगा ना, नहीं तो ये एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बट ये करने से तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज डिफाइंड इन आर्टिकल 75, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्रैम नहीं करनी पड़े। नाउ रिट्स, अगेन वेरी फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, बहुत बार क्वेश्चन आया है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हु टोल्ड इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. See, यदि mandamus प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू होने लग जाएगा ना, तो इट विल बी अगेंस्ट दी इंडिविजुअल लिबर्टी। कैसे? mandamus का मतलब क्या होता है? वी कमांड, है ना। mandamus में यदि आप कोई भी पब्लिक ऑफिसर कोई ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, तो उसको कोर्ट असर्ट करता है कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से करिए। यदि वो प्राइवेट के अगेंस्ट इशू होने लग जाएगा ना, तो इट विल बी अ टोटलिटेरियन स्टेट, और एग्जामिनर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट फ्रेम नहीं करेगा जिससे गवर्नमेंट ऑफ द डे नेगेटिव लाइट में दिखे, है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी। और हम कहाँ रहते हैं? हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. See, this statement is honestly it is right, ठीक है। Sorry, it is a wrong statement honestly, क्योंकि Mandamus will lie against a government company. But UPSC ने actually इस statement को सही लिया था. I don't know why, but this statement is wrong. It will lie against a government company. It will not lie against private companies. It will lie against a government company, ठीक है। Any public-minded person can be a petitioner to move court to obtain the quo warranto, writ of quo warranto.
अगेन दिस इज राइट, लक्ष्मीकांत में ये चीज़ वर्बैटिम दी हुई है कि एन एग्रीव्ड पर्सन नहीं, बट कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कैन एक्चुअली इशू दिस, फाइल दिस इशू, ठीक है. सो सी इज द आंसर, ठीक है. नाउ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अगेन आई वुड से हेल्थ में जो स्कीम वाला पार्ट है उससे हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं. इस थीम को ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है. पहला स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक मस्ट अडॉप्ट इट, मस्ट, देन मस्ट यदि आप कर रहे हैं ना तो यू आर फोर्सिंग प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सो ये इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना. आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होके, डेमोक्रेटिक कंट्री होके कभी भी फोर्स नहीं कर सकते किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई स्कीम ज्वाइन करने के लिए. सो मस्ट वर्ड है, कैन होता ना यहाँ कैन, तो ये सही हो जाता. लैंग्वेज समझिए, कैन होता तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन राइट. मस्ट है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली. अगेन एवरी शुड, आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं आपके इस मिशन का पार्ट बनूं, मुझे नहीं बनना है. यू कैन नॉट फोर्स मी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो यही लॉजिक हमको प्ले करना है वहां पे. इट्स अ अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट. इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. जेनरिक स्टेटमेंट है कि पूरी कंट्री में रहेगा ये, इट इज राइट, ठीक है. जेनरिक स्टेटमेंट है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको इसका लॉजिक, ठीक है. विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नाउ as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. Again, this was asked in 2017 and 2012. See, president fixes the date of speaker, but speaker fixes the date of deputy speaker. ये चेन याद रखिएगा, ठीक है. This statement is right. There is a mandatory provision. Again, mandatory word आ गया है, थोड़े अलर्ट हो जाइए. इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. मैंडेटरी कोई भी चीज नहीं है, कन्वेंशन है सब. ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपोजिशन पार्टी से डिप्टी स्पीकर रहता है. ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्पीकर रिजाइन करता है. बट इंडिया में देयर इज नथिंग सच मेंशन. ये कन्वेंशन है, ये रिटर्न नहीं है कहीं भी. सो इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है. The deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. Exactly. स्पीकर जब भी अपनी पोजीशन, स्पीकर की जगह पे जब भी डिप्टी स्पीकर बैठता है वो सेम पावर को होल्ड करता है. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया हुआ है ना. Now, the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister. Now this statement ये article 93 में दिया हुआ है. It is not duly seconded by prime minister, it should be duly seconded by the overall house. House agree करना चाहिए, ठीक है. So this statement is again wrong, this statement is wrong. 1 and 3 is the correct answer. So I think आज के लिए यहीं पे रोकते हैं. Let me know in the comments कि how do you feel about this initiative. My idea is कि हम 2013 से 2024 को complete करेंगे, but it all depends on your response. So यदि if you like the initiative, do let me know in the comments. So I'll be making more videos on it. If the